भी टॉपिक लिख सकते हैं जो भी आपको बनाना है। मैम अगर ओके, टॉपिक ऑलरेडी दिया है तो उसके नीचे उस तो फाइल को सिलेक्ट ड्रैग करना है। ड्रैग नहीं होती क्या? ड्रैग भी कर सकते हैं, ड्रैग भी कर सकते हैं, बट अगर ड्रैग नहीं करना हो रहा है, बहुत बार ड्रैग करना जमता नहीं है, तो अगर हम्म। ये ड्रैग नहीं हो पा रहा है किसी भी अदर फोल्डर में, तो वो क्या कर सकते हैं, यहाँ से एडिट का जो ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं। दे कैन चूज द एडिट ऑप्शन ऑल्सो। ओके। सो एक हम बार ना उस मैम, ये जो सिलेबस की फाइल आपने डाली है सिलेबस मैं के फिर से नीचे, डालना बता देती हूँ, देखिए। नहीं, क्रिएट, एडिशन के बाद उसको ड्रैग करके दूसरे कहीं टॉपिक के नीचे लाके बताइए, मतलब ये उनको देखिए, क्लियर हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पे सिर्फ माउस कर्सर रखा है, ठीक है। अब मैं लेफ्ट क्लिक को प्रेस कर रही हूँ, ओके, और अब मैं अपने माउस को ड्रैग करके जा रही हूँ। ऑलराइट, हम्म। तो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा तो ये हैंड शिफ्ट कर्सर आ गया। उसके बाद उसको क्लिक करके थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखना है, जब तक आप उसको कहीं पे ड्रैग नहीं करके जा रहे हैं। ओके, ये एक ऑप्शन है, बट मैनी अ नंबर ऑफ टाइम ड्रैगिंग नहीं होती है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, सपोज ये सिलेबस का टॉपिक अभी सबसे टॉप पे रख रही हूँ मैं, ओके, ये किसी भी कैटेगरी में नहीं है। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट, ये मैं यहाँ से हटा दी। अभी देखिए आप प्रीति मैम, यहाँ यस। से सिलेबस हट गया, ये आ गया। हम्म। ये भी किसी टॉपिक पे नहीं है। हम्म। तो अगर किसी का ड्रैग करना नहीं जम रहा है तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, देन एडिट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से, सॉरी, यहाँ से वो टॉपिक चूज करेंगे जो भी उनका टॉपिक है, एंड फाइनली सेव पे क्लिक करेंगे। ऑल राइट, यस मैम। सर पंकज आपका सर, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? पंकज सर समजलं आहे मॅडमने काय सांगितलं? हो हो मॅडम हो. हा हा, करून बघा. हो हो. ठीक आहे. अजून कोणाला काही क्वेश्चन असेल तर विचारा. ॲटलिस्ट तुम्हाला 2-3 टॉपिक्स ॲड करायचे आहेत. त्यामध्ये 1-2 फाईल्स ॲड करून बघा. फाईल कोणती पण ॲड करा सध्या प्रॅक्टिससाठी. ॲक्चुअल तुमचे नोट्सच असायला हवे असं नाही. कोणती पण वर्ड फाइल, पीपीटी, पीडीएफ फाइल आप ऐड करके देखिए. कोई भी रिलेवेंट वीडियो ऐड करके आपको देखना है. अगर उनको टॉपिक्स के बाद मटेरियल ऐड करना नहीं जम रहा है पर्टिकुलर टॉपिक में, तो वो सिंपल क्या कर सकते हैं, मैं एक और चीज बता देती हूँ, ठीक है। जैसे सपोज ये मेरी क्लास है, नई क्लास है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो मैं सिर्फ क्रिएट पे जाऊंगी, मटेरियल पे जाऊंगी, यहाँ पे मैंने हेडिंग दी सिलेबस, और ये पिंकी मैम अपलोड प्लीज पे। गो स्लो. फिर भी वो क्योंकि ओके, आपके बोलने में और स्क्रीन डिस्प्ले होने में थोड़ा टाइम लेता है, 1-2 सेकंड का. तो ओके, अभी देखिए मैम, मेरी स्क्रीन है, यहाँ पे क्रिएट बटन दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ. हाँ, तो ये मेरी स्क्रीन पे क्रिएट बटन आपको दिखाई दे रहा है। आपको सिंपल क्या करना है, क्लास वर्क में आना है और क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे लिस्ट आएगी, उसमें से आपको मटेरियल को सिलेक्ट करना है। अब आपने जैसे ही मटेरियल को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको आपका टाइटल लिखना है। ऑल राइट, सिलेबस या जो भी है, वीडियोस हैं, आपको अगर ऐसा लिखना है, यूनिट 4 स्टडी मटेरियल, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। ओके, देन फाइनली आप उसको अपलोड कीजिए। अगर आपके कंप्यूटर में है तो आप अपलोड पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ब्राउज पे क्लिक कीजिएगा। मेरा अभी डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है आप सभी को? यस, यस मैम. हेलो एवरीवन। हाँ, यस यस तो मॅम. आप यहाँ से अब अपना जो भी आपका मटेरियल है, आप वो फाइल को सिलेक्ट कीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिए। ओके, तो अगर आपके कंप्यूटर में वो फाइल ऑलरेडी है, तो आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से भी उस फाइल को अपलोड कर सकते हैं।
आप अभी देख पा रहे हैं यहाँ पे एक फाइल अपलोड हुई है VBA2 MEF के नाम से। कैन यू सी? यस। यस यस। यस। अब अगर मान लीजिए आपको इसको किसी टॉपिक के अंदर रखना है, लेकिन आपने तो कोई टॉपिक क्रिएट ही नहीं किया है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली एक बार, सिर्फ एक ही बार क्रिएट करना है आपको, बार बार क्रिएट नहीं करना है। एक बार आप इसको क्रिएट टॉपिक पे क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप फाइनली इसको पोस्ट कीजिएगा। ओके। अब क्या होगा, अब ये सिलेबस हेडिंग आ गई और ये उसके अंदर का टॉपिक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमने जो यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया है वो गलत है और उसके अंदर का मटेरियल जो है वो सही है, तो आपको एडिट करने का परमिशन यहाँ पे 3 डॉट से मिल जाता है। तो ये सिलेबस का टॉपिक नहीं है, तो ऐसे केस में मैं नया टॉपिक क्रिएट करूंगी और नए टॉपिक का नाम यहाँ पे स्टडी मटेरियल दे दूंगी। ओके। तो हर बार आप डिलीट मत कीजिएगा, आप सिर्फ यहाँ से एडिट बटन पे क्लिक कीजिएगा कोई भी पोस्ट को, और उसको एडिट आप कर सकते हैं जब आपका मन हो। सर, आपके क्वेश्चन का आंसर आई होप मैंने दे दिया। हाँ मैडम, हाँ मैडम। हाँ जी सर। एनी अदर क्वेश्चन डू वी हैव, और शैल वी मूव अहेड? मैडम, कल अपन ने जो जो पॉइंट्स कवर किए वो एक बार जस्ट एनलिस्ट कर दीजिए कि कल कहाँ तक हुआ था करके मत ओके। बताइए, जस्ट एनलिस्ट कहाँ से शुरुआत करके एक एक चीज कहाँ पे अपन ने आए थे, हेडिंग्स बता दीजिए, मतलब वो आगे के ओके। स्टेप लिख पाएंगे। हाँ जी, देखिए, कल हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने एक क्लास क्रिएट किया था, राइट? ओके। क्लास क्रिएट करने के लिए हम लोग प्लस साइन पे गए थे, क्रिएट क्लास किया था, फिर हमने चेक बॉक्स पे क्लिक किया था। एंड प्रीति मैम, मेरी स्क्रीन आ रही है जो मैं बोल रही हूँ उसके हिसाब से? Yes, ma'am, screen is visible and no need to repeat the step. Just verbally you explain or हाँ verbally you ठीक है ना, say मैं the बता रही headings of the yesterday's lecture. ठीक है ना मैम, मैं बता रही तो कल हमने सबसे पहले क्लास क्रिएट किया था। क्लास क्रिएट करने के बाद हमने कोड, जो कोड थे, जो डिस्प्ले कोड्स थे, उनको कॉपी किया था और सेंड किया था। फिर उसके बाद हमने कॉपी इनवाइट लिंक के थ्रू भी लोगों को इनविटेशंस भेजे थे, पार्टिसिपेंट्स को। देन उसके बाद हमने स्ट्रीम में देखा कि हम किस तरीके से अनाउंसमेंट या नोटिफिकेशन दे सकते हैं, तो वो चीज भी हमने कल देखी थी, ये स्ट्रीम का पार्ट देखा था कल। फिर उसके बाद हमने पीपल में गए थे। पीपल में अगर किसी सेम टीचर, सॉरी, कोई दूसरा टीचर सेम सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, तो उन टीचर्स को इनवाइट करने के लिए यहाँ पे इनवाइट टीचर्स में जाके हमने उनको जीमेल आईडी के थ्रू इनवाइट किया था। अगर कोई ऑफिशियल स्टूडेंट है जिसका जीमेल आईडी आपको पता है ऑलरेडी, तो आप उसको भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। दैट इज, हमने स्टूडेंट्स को इनवाइट करना सीखा था 2 तरीके से। एक हमने कोड और कोड की लिंक के तरीके से सीखा था, और दूसरा हमने स्टूडेंट्स को इनवाइट किया था पीपल टैब में से। ओके। उसके बाद हम क्लास वर्क में आए थे। क्लास वर्क में आने के बाद हमने सबसे पहले क्रिएट टैब पे क्लिक किया था। इसमें जितने भी ऑप्शंस थे उसमें से सबसे पहला ऑप्शन हमने टॉपिक वाला यूज किया था। अगर हमको टॉपिक्स क्रिएट करने हैं तो हमने यहाँ पे टॉपिक्स को क्लिक किया था एंड हमने टॉपिक्स को क्रिएट किए थे। फिर हर एक टॉपिक के अंदर हमने मटेरियल ऐड किया था। जब हम मटेरियल ऐड करते हैं तो हमारे पास 5 सोर्सेस अवेलेबल हैं। हम लिंक के थ्रू भी कर सकते हैं, हम अपने डेस्कटॉप पीसी के थ्रू भी कर सकते हैं, हम कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं, हम यूट्यूब के थ्रू भी कर सकते हैं, एंड ड्राइव के थ्रू भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज किसी टॉपिक के अंदर डालनी है, जैसे आपने यहाँ पे टाइटल दिया है असाइनमेंट मार्क्स, तो वो आप रिजल्ट्स करके कैटेगरी में डालेंगे एंड फाइनली उसको पोस्ट कर देंगे। ऑल राइट। देन अगर कोई मटेरियल आपको तुरंत पोस्ट नहीं करना है, तो आपने उस मटेरियल को शेड्यूल किया था डेफिनेटली। इंस्टेड ऑफ पोस्टिंग, आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में गए थे और आपने उसको शेड्यूल किया था। तो 2 डेट्स आपको देनी पड़ती है जब आप शेड्यूल करते हो। तो एक ड्यू डेट, कब आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, और उसके बाद लेट सबमिशन होगा। और एक है आपका शेड्यूल डेट, मतलब किस दिन वो असाइनमेंट बच्चों को दिखेगा उनके स्ट्रीम पे या उनके गूगल क्लासरूम में। उसके बाद मटेरियल के बाद हमने किया था क्वेश्चन।
अगर मुझे एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछना है तो आई कैन आस्क अ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन में और असाइनमेंट में फर्क इतना है कि क्वेश्चन के टाइम पे हमारे पास सिर्फ एक ही बॉक्स अवेलेबल रहता है, हम डायरेक्ट उसमें आंसर लिख के डायरेक्ट अपने टीचर को हैंड इन करते हैं या सबमिट करते हैं। एंड असाइनमेंट्स में हम दो प्रकार के असाइनमेंट दे सकते हैं, एक है सब्जेक्टिव असाइनमेंट, एक है ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट। ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स अगर हमें देना है तो हमने उसके लिए यूज किया था क्विज असाइनमेंट्स। हमने डायरेक्ट बच्चों के लिए क्विज बनाई थी। ओके, आपने अगर कभी कोई गूगल फॉर्म भी बनाया है और उसमें अगर आपने कभी कोई टेस्ट रेडी किया है तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, उस गूगल फॉर्म को मटेरियल के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे ये मैं अभी कर रही हूँ, मटेरियल पे जाके यहाँ से ड्राइव में गई। ओके, ड्राइव में अगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास कोई गूगल फॉर्म अवेलेबल है, लेटर से कोई भी गूगल फॉर्म अवेलेबल है, तो मैं उस गूगल फॉर्म को सिलेक्ट करूंगी एंड फाइनली यहाँ पे वो गूगल फॉर्म मेरे सामने आ जाएगा और उसका टाइटल देके उसको भी पोस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आप क्विज असाइनमेंट पे क्लिक करो और फिर आपके सामने क्विज आएगा तो ही आप प्रिपेयर करो। अगर आपने 2 महीने पहले कोई टेस्ट प्रिपेयर करके रखा है तो आप उसको एज अ मटेरियल के तौर पे, लिंक के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। मतलब गूगल फॉर्म की जो लिंक रहती है ना, जो आपको अभी मैडम ने भेजी गूगल फॉर्म की लिंक फीडबैक भरने के लिए, अगर आपको लगता है कि वही फीडबैक मुझे अगली बैच में भी देना है तो मैं बार बार फॉर्म को क्यों बनाऊं, तो ऐसे केस में आप उस लिंक को पेस्ट करके भी यूज कर सकते हैं। ओके, वी कैन यूज इट। सो ये गूगल ड्राइव के साथ इस प्रकार से कोलैबोरेटिव चलता है। अब हम आज जो देखने वाले हैं वो है असाइनमेंट का दूसरा भाग, दैट इज द सब्जेक्टिव असाइनमेंट का दूसरा सेक्शन, मतलब रूब्रिक्स। अब रूब्रिक्स के बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो मेरी स्क्रीन शेयरेबल है पीपीटी? यस, I request Yes, ma'am. Yes, yes. any, Yes, yeah, ma'am. yeah, Yes. please write in a chat box why it is visible. Yes. So what we can see is that कि यहाँ पे रूब्रिक्स होता क्या है। देखिए, बात ये है कि जब आप ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट्स देते हैं तब बच्चा आपसे कभी नहीं पूछेगा कि मेरा आंसर गलत क्यों हुआ या मेरा आंसर सही क्यों हुआ, क्योंकि आपने ऑलरेडी वहां पे आंसर कीज दे के रखे हैं, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का बी, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी। लेकिन ऐसा, अब जब आपने क्विज दी है तब भी आपका प्रॉब्लम कुछ क्रिएट नहीं होगा, लेकिन हमें एक और सिनारियो देखना है और वो सिनारियो है कि सब्जेक्टिव टाइप असाइनमेंट्स। आपने स्टूडेंट को बोला है केस स्टडी लिखो, आपने स्टूडेंट को बोला है प्रोजेक्ट्स लेके आओ फाइनल ईयर के, आपने स्टूडेंट्स को बोला है कि आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लिखो, लाइक व्हाट इज परसेप्शन एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, ऐसा करके। तो वो क्वेश्चन का आंसर जब बच्चा लिखेगा तो कोई ना कोई पैरामीटर पे आप उसके क्वेश्चन को चेक करने वाले हैं डेफिनेटली। या तो आप उसका कंटेंट देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसका वाइड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो ये क्राइटेरिया आपका रहेगा और जिस बेसिस पे आप उसको नंबर देंगे। अब हर एक स्टूडेंट को आप 10 में से 10 तो नहीं देंगे, जो बच्चे ने सिर्फ 3 ही लाइन लिखी है और मीनिंग लिखा है तो आप उसको 1 या 2 देंगे, लेकिन बाकी के स्टूडेंट्स को आप उनके मार्क्स कैसे देंगे, उन्होंने क्या लिखा है, कितना लिखा है, किस हिसाब से लिखा है। तो यही केस हमारा आता है रूब्रिक्स का। तो रूब्रिक हमें क्या बताता है कि हमें एक स्कोरिंग गाइडलाइन बना देनी चाहिए। ये स्कोरिंग गाइडलाइन हमारे लिए स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस चेक करेगी, स्टूडेंट का असाइनमेंट चेक करेगी या स्टूडेंट का प्रोजेक्ट चेक करेगी। तो आपके पास 2 स्टूडेंट आते हैं, एक स्टूडेंट आता है कि सर मैंने पूरा का पूरा आंसर करेक्ट A to Z लिखा है, आपने मुझे फिर भी 20 में से सिर्फ 10 नंबर दिए। और एक दूसरा स्टूडेंट आता है कि सर मैंने आपका असाइनमेंट में बहुत कम लिखा है लेकिन फिर भी आपने मुझे 1 नंबर दिया है, हालांकि आधा लिखा है मैंने आंसर और आपने मुझे सिर्फ 1 ही नंबर दिया है। तो आपने उनको जज करने के लिए कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखा, आपका स्कोरिंग का गाइडलाइन क्या था कि उनके परफॉर्मेंस को आप जज कर पाए। तो जब कभी भी हमें परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, असाइनमेंट्स को इवैल्यूएट करना है, सब्जेक्टिव बेस्ड असाइनमेंट्स को जिसमें आंसर्स पैराग्राफ्स में लिखे रहते हैं,
या कभी कोई प्रोजेक्ट्स आपको इवेल्युएट करना है, ओके, तो ऐसे केस में आपके पास एक स्कोरिंग गाइडलाइन होनी चाहिए, और वही स्कोरिंग गाइडलाइन, ओके, दैट इज नोन एज रूब्रिक। तो रूब्रिक हमारे लिए एक टूल है, रूब्रिक हमारे लिए एक स्कोरिंग गाइड है, जो हमें बताएगा कि अगर इतना आंसर करेक्ट है तो इतने स्कोर देने हैं, इतना करेक्ट है तो इतने स्कोर देने हैं, तो उनका कुछ एक रेटिंग स्केल है। तो रूब्रिक 3 चीजों पे काम करता है। पहला, जो भी बच्चा परफॉर्म कर रहा है उसका मापदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है। मतलब आप अपने आंसर में अगर चेक कर रहे हैं कि एक्सप्लेनेशन आपका क्राइटेरिया है, कि उसने एक्सप्लेनेशन लिखा है, दिया क्या है एक्सप्लेनेशन में, मॉडरेट एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन दिया है, तो एक्सप्लेनेशन में उसने क्या क्या लिखा है, मीनिंग कवर किया है कि नहीं, डेफिनेशन कवर किया है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं कि नहीं, ऑल राइट। तो आपने एक क्राइटेरिया बना दिया कि इसमें मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन क्या है, ओके, दैट विल बी योर क्राइटेरिया। अब आप उस बच्चे की रेटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट स्केल पे भी कर सकते हैं, 4 स्केल पे भी कर सकते हैं, 3 स्केल पे भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर उसने एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन दिया है तो आप उसको 5 नंबर देंगे, 5 में से 5। अगर उसने पुअर दिया है परफॉर्मेंस तो आप उसको एकदम से 2 नंबर देंगे, और अगर उसने कुछ भी नहीं किया है तो आप उसके असाइनमेंट को अनएक्सेप्ट करेंगे, दैट इज 0 नंबर देंगे। तो रेटिंग स्केल क्या रहेगी, ये हमारा दूसरा पैरामीटर है रूब्रिक का। तीसरा, ये रेटिंग क्या मायने रखता है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये रेटिंग, तो उसको बोलते हैं इंडिकेटर। तो सपोज मैं बोलती हूँ कि इसने एवरेज एक्सप्लेनेशन दिया है मेरे टॉपिक का, तो ये मेरा इंडिकेटर रहेगा उस बच्चे के परफॉर्मेंस को लेके। तो यहाँ पे 3 चीजें हमें ध्यान रखनी है, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, रेटिंग स्केल, इंडिकेटर। अब ऐसा अगर आप बच्चे को पहले बता देंगे और असाइनमेंट पोस्ट करेंगे, तो उस स्टूडेंट को भी पता रहेगा कि मुझे इतने मार्क्स के हिसाब से इतना लिखना है, तो आपके लिए इवैल्यूएशन करना आसान हो जाएगा और स्टूडेंट के लिए लिखना आसान हो जाएगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज आपको फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स असाइन किए गए हैं आपके कॉलेज में, ओके, आप किसी भी डोमेन से हैं और आपको वो प्रोजेक्ट प्रपोजल को क्या करना है, रूब्रिक्स टूल के थ्रू मेजर करना है बच्चे का परफॉर्मेंस। तो आप सबसे पहले बच्चे को बताएंगे कि ये क्राइटेरिया है, इसके आधार पे ये रेटिंग है, और इन रेटिंग का मीनिंग ये होता है जो इन कॉलम्स में लिखा है। तो ये जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, दैट इज द क्राइटेरिया, ओके, फाइन। आपका जजिंग पैरामीटर, तो आप क्या चेक करने वाले हैं उस प्रोजेक्ट में, तो आप चेक करने वाले हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन क्या है और डिटेल्ड एनालिसिस क्या है। तो अगर उस बच्चे ने सब कुछ डिटेल में लिखा है, नीड ऑफ द प्रोजेक्ट, पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, एक्सटेंसिव इंटेंसिव स्टडी पूरी दी है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है, तो डेफिनेटली आप उसको एक्सीलेंट ग्रेड से जज करेंगे, दैट मीन्स उसका रेटिंग आप 5 रखेंगे। लेकिन अगर उस बच्चे ने एकदम बहुत कम एक्सप्लेनेशन दिया है आपके प्रोजेक्ट में, तो आप उसको अनएक्सेप्ट भी कर सकते हैं प्रोजेक्ट को, और 0 भी दे सकते हैं या 1 भी दे सकते हैं, ऑल राइट। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्राइटेरिया, दूसरा पैरामीटर क्या है कि फिजिबिलिटी स्टडी इसने बताई है कि नहीं, या एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिव्यू के बारे में बताया है कि नहीं। तो अगर उसने डिटेल स्पेसिफिकेशन दिए हैं तो आप उसको एक्सलेंट देंगे, अगर उसने सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन करेक्ट कलेक्ट किया है तो आप उसको गुड देंगे। तो ये इस प्रकार से रूब्रिक्स आपका डिजाइन होता है। आई होप नाउ कि रूब्रिक्स का कॉन्सेप्ट आप सभी का क्लियर हो गया। तो हम आगे बढ़े, यस, यस और नो, यस मैम। यस। तो आज हम रूब्रिक्स डिजाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अपनी एक फाइल बता देती हूँ। ये मेरा असाइनमेंट है, जस्ट अ मिनट, ये मेरा असाइनमेंट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैंने 2 ही क्वेश्चन दिए हैं। क्या आप सभी के सामने स्क्रीन अवेलेबल है, सॉरी विजिबल है? यस, यस मैम। यस। मैंने यहाँ पे बच्चे से पूछे हैं 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू परफेक्ट कंपटीशन, सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मोनोपोली, ओके। अब ये 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है। अब मैं कैसे जज करूंगी कि इस बच्चे को 5 देने हैं, 10 देने हैं, 3 देने हैं?
तो मैं अपने रूब्रिक्स को डिजाइन करूंगी अपने असाइनमेंट्स देने के साथ। तो ये फाइल तो मैं बच्चे के साथ अटैच करूंगी, लेकिन इसके साथ मुझे बच्चे को बताना भी पड़ेगा कि बेटा अगर तुम ऐसा ऐसा आंसर लिखते हो तो तुमको 5 नंबर मिलेंगे, ऐसा आंसर लिखोगे तो तुमको 4 मिलेंगे, तो 3 मिलेंगे, तो 2 मिलेंगे, तो 1 मिलेंगे। तो हम बच्चे को गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं स्कोरिंग की, कि ये स्कोरिंग का गाइडलाइन है, तुम इस स्कोरिंग के हिसाब से जो भी आंसर लिखोगे उतने ही नंबर तुमको मिलेंगे। तो ये मैंने एक वर्ड फाइल अपने लिए बना के रखी है, क्योंकि आज मुझे इसको आप लोग के सामने अपलोड करना है। तो चलिए, सबसे पहली स्टेप है हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। ओके, मेरा स्क्रीन आप सभी के सामने है? यस? हाँ जी, ना जी? Yes, ma'am. Yes. हाँ जी, हाँ जी। अगर अगर आपसे मैं बस थोड़ा सा मोटिवेशन मांगूंगी, हाँ या ना का, तो प्लीज आप मुझे या तो चैट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद स्क्रीन में कोई लैगिंग हो रहा है, टाइम लैग है। तो आप मुझे यस नो बोलेंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ओके, यस, थैंक यू सो मच सर। यस, तो सबसे पहली स्टेप है हम क्रिएट टैब पे क्लिक करेंगे। सेकेंड स्टेप है हम असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। आप सभी के सामने मेरी स्क्रीन अवेलेबल है? सिर्फ आप एक चैट बॉक्स में वाई भी टाइप करेंगे ना तो Yes, मुझे समझ yes. में आ जाएगा। यस, अब आप यहाँ पे टाइटल लिखिए असाइनमेंट 1 या असाइनमेंट 2 या असाइनमेंट 3, जो भी है। ये असाइनमेंट मैंने 2 टॉपिक के ऊपर दिया है, ठीक? तो मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम भी लिख सकती हूँ। इट्स अप टू यू कि आपको टॉपिक का नाम लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो आपके ऊपर ऑप्शन है। मैं यहाँ पे अपने टॉपिक का नाम लिखी हूँ। ओके, अब यहाँ अपलोड में जाऊंगी, अपलोड पे क्लिक करूंगी। ये असाइनमेंट्स के जो 2 क्वेश्चन हैं, मैं चाहती तो यहाँ पे भी लिख सकती थी, लेकिन मुझे एक अलग से असाइनमेंट की फाइल अपलोड करनी है। तो ये तो मेरा इकोनॉमिक्स का असाइनमेंट है। व्हाट अबाउट फॉर लेट अस से स्टैट्स, अकाउंट्स या लॉ की कोई केस स्टडी है, तो उसको आपको सबसे पहले बना के रखना है, जैसे मैंने अभी बना के रखा। आप पीडीएफ फाइल में बनाना चाहते हैं, आप पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको वर्ड में देनी है तो आप वर्ड में भी दे सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर रही हूँ। मेरी स्क्रीन विजिबल? यस? Yes. ट्राई Yes, ma'am. बॉक्स? Yes, yes. यस। अब उसके बाद हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे। डायलॉग बॉक्स विजिबल? यस? यस और Yes. नो? Yes. यस। Yes. अब हम इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा असाइनमेंट लिखा हुआ है, तो उस फाइल का नाम है असाइनमेंट 1। नाउ वी विल क्लिक ऑन ओपन। The moment you click on open, what you can see कि assignment 1 यहाँ पे आ गया है। All right? अब यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आप 3 चीजें देख सकते हैं। एक, क्या स्टूडेंट आपकी फाइल को एडिट करे? तो हमें उसको नहीं बताना है। दूसरा, स्टूडेंट जब आंसर भेजेगा तो उसके साथ आपको ये असाइनमेंट 1 जो आपने उसको क्वेश्चन लिख के दिए वो कॉपी भी भेजेगा। तो क्या आप उसको ये कॉपी भेजना चाहते हैं? तो हम बोल रहे हैं नहीं, उसको सिर्फ ये डाउनलोड करके मिल जाएगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सिर्फ डाउनलोड करे खुद ही और देखे। मैं ये नहीं चाहती कि स्टूडेंट इसकी भी एक कॉपी बनाए अपने अपने लेवल पे और मुझे वापस भेजे। ओके, तो अगर मैं थर्ड ऑप्शन चूज करूंगी तो हर स्टूडेंट के लिए इसकी एक कॉपी जनरेट होगी। तो अगर 250 स्टूडेंट्स ज्वाइन है तो 250 मेरे पास एक्स्ट्रा कॉपीज वापस से आएंगी। तो ये सेटिंग भी ऑन नहीं रखनी है, सिर्फ स्टूडेंट्स इस फाइल को देख सकते हैं, यही सेटिंग यहाँ पे ऑन रखनी है। ऑल राइट, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट्स, ये ग्रेड पॉइंट्स है, ठीक है। अब रूब्रिक बोलता है कि मैं तो 5 पॉइंट स्केल पे भी काम कर सकता हूँ, 4 पे भी कर सकता हूँ। तो अगर 5 पॉइंट स्केल पे काम कर रहा है तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि 1 पॉइंट का जो स्केल है उसके 20 पॉइंट्स हैं, दूसरा स्केल है उसके 40 पॉइंट है, थर्ड स्केल आता है तो 60 पॉइंट है,
चौथा स्केल आता है तो 80 पॉइंट्स हैं, और 5 में से 5 बच्चे को मिलते हैं तो उसको 100 के 100 पॉइंट्स उसके कवर हो जाते हैं। ओके, तो हमें पॉइंट्स को कुछ नहीं करना है। ये असाइनमेंट हमें आज पब्लिश करना है या किसी और दिन, सॉरी, हमें आज कलेक्ट करवाना है या फिर हमें इसकी ड्यू डेट देनी है, या कभी भी कलेक्ट करवाना है। तो अगर कभी भी कलेक्ट करवाना है या आज कलेक्ट करवाना है तो हमें ड्यू डेट देने की जरूरत नहीं है। ड्यू डेट हमें तब देने की जरूरत है जब हमने एक सबमिशन की डेट तय की है, और वो सबमिशन की डेट इज नथिंग बट ड्यू डेट। तो मैं चाहती हूँ कि स्टूडेंट कभी भी सबमिट करें, मुझे चलता है। ओके, लेकिन अगर मैं ड्यू डेट देना चाहती हूँ कि सबमिशन की डेट आप तय कीजिए, तो आप यहाँ से एक अपनी डेट तय कर सकते हैं। दैट इज व्हाट, जो भी आपको तय करनी है कीजिए। अभी मैं यहाँ पे कोई भी डेट सबमिट के लिए नहीं कर रही हूँ। ओके, अब ये टॉपिक किसके अंदर आता है? ये असाइनमेंट्स के अंदर आता है। अब जो आप ये चीज देख रहे हैं दैट इज नोन एज रूब्रिक। क्या आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस साइन? हेलो एवरीवन। Yes, ma'am. Yes. यस, Yes. तो हम इस Yes, ma'am. रूब्रिक को क्लिक करेंगे। हम इस रूब्रिक को क्लिक करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे क्रिएट रूब्रिक करके जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे। क्रिएट रूब्रिक जैसे ही मैंने ऑप्शन क्लिक किया, यहाँ पे मुझसे पूछता है कि आपको पैरामीटर कौन सा देना है चेक करने के लिए, क्राइटेरिया आपका क्या है जजमेंट का। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ओके, दैट इज एक्सप्लेनेशन of the topic with meaning, features, types, या जो भी है मीनिंग, फीचर्स। ओके, ये मैंने लिख लिया पहला क्राइटेरिया। अब डिस्क्रिप्शन आपके लिए ऑप्शनल है। पॉइंट, यहाँ पे आप अपना स्केल तय करेंगे 5 नंबर। ओके, 5 पॉइंट। तो 5 पॉइंट के लिए आपका लेवल क्या रहेगा? दैट इज एक्सीलेंट। एंड एक्सीलेंट की परिभाषा क्या है? देखिए, ये हो गया क्राइटेरिया। ओके, ये हो गई रेटिंग 5, ये हो गया इंडिकेटर, ये रेटिंग को इंडिकेट करेगा। 5 मतलब एक्सीलेंट। लेकिन एक्सीलेंट की परिभाषा क्या है तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिखना है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कंप्लीट कंटेंट ऑफ द टॉपिक। ओके, फाइन। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सीलेंट कंटेंट ऑफ द टॉपिक। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक। तो ये इसका इंडिकेटर है कि अगर किसी बच्चे को 5 नंबर मिलते हैं तो इसका मतलब है कि उसने बहुत ही एक्सीलेंट एक्सप्लेन किया है। अब प्लस साइन को आपको क्लिक करना है नया लेवल ऐड करने के लिए। तो अब हम आते हैं 4 के लिए लेटर से हम देते हैं गुड। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक कवरिंग few points of features। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट 3। तो 3 पे मैं दे रही हूं यहाँ पे एवरेज। ओके, एवरेज एक्सप्लेनेशन दिया है, आप यहाँ पे लिखिए एवरेज। नेक्स्ट, आप स्टूडेंट को 2 पॉइंट पे कब जज करेंगे? जब पुअर आंसर देगा या मॉडरेट देगा, मॉडरेट आंसर। ओके, आप यहाँ पे लिखिए मॉडरेट एक्सप्लेनेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 1, अगर किसी बच्चे को 1 स्केल मिलता है तो इसका मतलब उसने बहुत खराब आंसर लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, ना ही मीनिंग, ना ही डेफिनेशन, कुछ भी नहीं। तो ये आपने एक क्राइटेरिया बता दिया कि अगर पहले आंसर के लिए एक्सप्लेनेशन मीनिंग में, फीचर्स में बरोबर रहेगा
तो उसके ये पॉइंट्स के ऊपर उनको मार्क्स मिल सकते हैं। ओके, अगर आपको दूसरा क्राइटेरिया ऐड करना है तो आप एक ही आंसर में 2-3 क्राइटेरिया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे इस पहले आंसर के लिए व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, मैंने ये क्राइटेरिया दे दिया, रूब्रिक्स दे दिया। ओके, मैं चाहूं तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में अगर मैंने टाइप्स पूछे हैं तो मैं यहाँ पे टाइप्स वर्ड भी यूज कर सकती हूँ। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने क्राइटेरिया डिजाइन कर दिया। आउट ऑफ 5 यहाँ पे मार्क्स बच्चों को मिलेंगे, बट जब पॉइंट्स के साथ उनको हम देखेंगे तो उनके पॉइंट्स अलग रहेंगे, लेकिन ये जो स्केलिंग है ये 5 स्केलिंग की है। ओके, तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों का परफॉर्मेंस लेवल यहाँ पे मेजर करके रख दिया 5 4 3 2 1। अब हम इसको सेव करेंगे। तो अब हमने सेव पे क्लिक किया। जैसे ही आपने सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे एक मैसेज आया है, रूब्रिक क्राइटेरिया डाला है आपने और उसके 5 पॉइंट्स स्केल डाले हैं। इज इट ओके? यस, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. Yes, ma'am. Now simply you have to click on assign option. Okay? अब आपने एक बार ये असाइनमेंट असाइन कर दिया तो ये आपकी टाइमलाइन में यहाँ पे पोस्टेड दिखा रहा है 2:03 पे। ओके, मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने विजिबल है जहाँ पे असाइनमेंट 3 दिखाई दे रहा है। हाँ जी, ना जी, हाँ जी, ना जी, Yes, ma'am. हाँ Yes, जी। ma'am. Yes, ma'am. दिख रहा है. तो असाइनमेंट 3 को आप क्लिक कीजिए। 12 लोगों को असाइन किया गया है, एक ने भी असाइनमेंट पूरा नहीं किया है। अब ये व्यू असाइनमेंट्स में जाइए तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे किसी भी ने असाइनमेंट को पूरा कंप्लीट नहीं किया है। अब ये चीज स्टूडेंट के पैनल पे कैसे दिखेगी, तो स्टूडेंट जाएगा अपनी क्लास में, वो देख रहा है कि मेरे टीचर ने 2:03 पे एक असाइनमेंट पोस्ट किया है, वो आके सीधे यहाँ पे क्लिक करेगा। क्लिक करने के बाद वो देख रहा है कि मेरे को एक टीचर ने फाइल भेजी है। ओके, वो फाइल को क्लिक करके देखेगा कि ये 2 क्वेश्चन है 10-10 नंबर के, या लेटर से जितने भी नंबर के हैं। एंड उसके साथ ये बच्चे को ये भी देखने को मिलेगा जब ये एरो पे क्लिक करेगा एक्सपांड क्राइटेरिया पे, तो बच्चे को देखने को मिलेगा कि एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक तुमको मीनिंग फीचर्स टाइप के साथ देना है। अगर तुम एक्सीलेंट एक्सप्लेनेशन दोगे तो तुमको 5 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर तुम गुड एक्सप्लेनेशन दोगे तो तुमको 4 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर तुम पुअर एक्सप्लेनेशन दोगे तो तुम्हें 1 पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, अब बच्चा आपके सामने आया और बच्चे ने बोला कि अब मेरे को असाइनमेंट सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए वो क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा और अपनी फाइल सबमिट करेगा। ओके, ये स्टूडेंट का प्लेटफॉर्म है, तो स्टूडेंट क्या करेगा, सिंपल ऐड बटन पे क्लिक कर देगा। किस पे क्लिक करेगा, ऐड बटन पे क्लिक करेगा। अब स्टूडेंट के पास अगर अपनी फाइल है तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपनी फाइल नहीं है तो वो नई फाइल भी क्रिएट कर सकता है डॉक्स के थ्रू। लेकिन अगर उसने पेजेस में आंसर लिखा है आपके असाइनमेंट का और उसने उसका स्कैन कॉपी बना के पीडीएफ बना लिया है, तो ऐसे केस में वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर में फाइल में देखेगा। तो वो क्या करेगा, फाइल में जाएगा। ओके, एंड फाइनली अपनी फाइल को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं ब्राउज के थ्रू, वो अपनी फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेगा। ये उसके असाइनमेंट की फाइल उसने बना के रखी है और वो अब यहाँ से सिलेक्ट करके ओपन कर लेगा। इसका मतलब अब वो अपनी फाइल सबमिट कर रहा है। ये उसके फाइल पीडीएफ फाइल आ गई। जैसे ही उसकी पीडीएफ फाइल अपलोड हो जाएगी, वो फाइल को क्या करेगा, हैंड इन करेगा और एक बार फिर से हैंड इन करेगा। इज इट ओके? डन? यहां तक क्लियर? Yes, हेलो, ma'am. हाँ जी, ना जी, हाँ जी मैम. हाँ जी। अब टीचर अपने प्लेटफॉर्म पे जाएंगी,
देखेंगे कि एक बच्चे ने असाइनमेंट दे दिया है। टीचर को कैसे दिखेगा? टीचर अपने क्लास वर्क में जाएगी और अपने यहाँ पे असाइनमेंट देख रही है कि एक बच्चे ने दे दिया है और 11 बच्चों को अभी भी असाइंड है। तो वो सिंपल 1 पे क्लिक करेगी। 1 पे क्लिक करने के बाद उसको देखने को मिल रहा है कि ये असाइनमेंट रिंकी ने सबमिट किया। ओके, अभी मैंने एक सैंपल फाइल डाली है, आप एग्जैक्टली उसको असाइनमेंट मत समझिए, ये एक सैंपल फाइल है। ठीक है, मैंने जस्ट जो भी फाइल मुझे रैंडमली मिली मैंने डाल दी। ओके, आप वही फाइल डलवाएंगे स्टूडेंट से जो उनके असाइनमेंट्स किए। तो अभी जस्ट वी आर वेटिंग, ये पेज ओपन हो जाने दीजिए। ये उस बच्चे ने पीडीएफ फाइल दे दी। ठीक है, फाइन, ये टॉपिक दूसरा है और जो हमने पूछा है वो दूसरा है, तो प्लीज आप माइंड मत कीजिएगा। अब जैसे आप रेड पेन से चेक करते हैं और कहीं आपको लगता है कि कोई सेंटेंस उसने गलत लिखा है तो आप उसको अंडरलाइन करते हैं, राइट? और फिर अंडरलाइन करने के बाद आप अपना रेड पेन से मैन्युअल मार्किंग में क्या करते हैं, अलग से लिख के उसको दे देते हैं, कमेंट दे देते हैं। तो इसमें भी ऐसा पॉसिबल है। सपोज ये सेंटेंस आपको लगता है गलत है, ठीक है, या ये आधा अधूरा सेंटेंस है, आप इस सेंटेंस को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे ऐड कमेंट करके ऑप्शन है, आपको कोई कमेंट देना है तो आप दे सकते हैं, राइट योर कंप्लीट आंसर या जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं, ये ऑप्शनल है। आपने लिखा राइट योर कंप्लीट आंसर एंड फाइनली कमेंट, तो ये बच्चे के पास जब असाइनमेंट के मार्क्स जाएंगे तो उसके साथ ये कमेंट भी उसके पास जाएगा। अब आप राइट हैंड साइड में देखिए, ये जो एक्सप्लेनेशन करके लिखा हुआ है ये हमारा ही डिजाइन किया हुआ पैरामीटर है, जिसको अगर हम ओपन करेंगे और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर सिलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4 5, तो उतने नंबर उसके पॉइंट बॉक्स में आ जाते हैं और उतने पॉइंट्स कैलकुलेट हो जाते हैं। 5 इंटू 20 तो ये 100 में से 100 पॉइंट्स। 4 पे क्लिक करूंगी तो 80, 3 स्केल पे क्लिक करूंगी तो 60 मार्क्स मिलते हैं, 2 स्केल पे उसको 40 मार्क्स मिलते हैं, 1 पे उसको 20 मार्क्स मिलते हैं। तो आप तुरंत यहाँ पे, सिर्फ आपको यहाँ पे नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही ऐड हो जाएंगे वेटेज। आपको सिर्फ यहाँ से अपना पैरामीटर चूज करने की जरूरत है कि उस बच्चे ने क्या किया है। तो उस बच्चे ने बहुत पुअर एक्सप्लेनेशन दिया है ऐसा आपका मानना है, और आप फाइनली उस बच्चे को अपना रिजल्ट क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो आपको रिटर्न बटन पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही आप रिटर्न बटन पे क्लिक करेंगे फिर से एक मैसेज आएगा कि रिटर्न करना है क्या ग्रेड बच्चे को, हाँ, रिटर्न पे क्लिक कीजिए। अब क्या होगा, अब स्टूडेंट की कहानी ये बोलेगी कि ये उसको 20 मार्क्स मिले हैं 100 में से, या लेटेस्ट से 20 पॉइंट्स मिले हैं 100 पॉइंट में से। अब उसको क्यों ऐसे 20 पॉइंट्स मिले, तो उसको पता चल जाएगा कि ये मेरा सिलेक्टेड एरिया होके मुझे टीचर ने दिया है, तो इसका मतलब मैंने एक्सप्लेनेशन बहुत गंदा लिखा है। यस, इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं रूब्रिक्स। यस, इज इट ओके? ओके मैडम। ओके, तो आप लोग का अगर असाइनमेंट आपको मिलता है मैम की तरफ से कि रूब्रिक्स कीजिए, रूब्रिक्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इन नेचर है, सभी लोग नहीं कर पाते हैं, तो मेरी आपसे सिंपल सी एक रिक्वेस्ट है, आप क्लास वर्क में जाएंगे, क्रिएट पे जाएंगे, उसके बाद आप असाइनमेंट पे जाएंगे, आप अपना असाइनमेंट का टाइटल लिखेंगे और अपने असाइनमेंट की फाइल को अपलोड कर देंगे। इतना काम आप सभी को कॉमनली करना है, चाहे आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, ह्यूमैनिटीज के हैं। उसके बाद सिंपल आपको रूब्रिक्स में आना है, क्रिएट रूब्रिक पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आपका क्राइटेरिया देना है, आपको जो भी क्राइटेरिया देना है, आप कंटेंट को जज करना चाहते हो कंटेंट का क्राइटेरिया दीजिए, उसके मेजरमेंट वैल्यूज दीजिए कि आप इसका रेटिंग स्केल कैसे डिसाइड करेंगे। 1 मतलब क्या होता है, पुअर है, ओके, पुअर की परिभाषा क्या है आप देंगे, आप अपने हिसाब से देंगे, मिनिमम एक्सप्लेनेशन बाय द स्टूडेंट। तो आप ऐसे करके क्राइटेरिया बनाना खुद से शुरू करेंगे।
जब आपके एक बार क्राइटेरिया बन जाते हैं तो आप उस चीज को फाइनली सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद वो बच्चा अपने प्लेटफॉर्म पे जाएगा, ओके, और अपना असाइनमेंट देखेगा वहां पे, जो भी उसको असाइनमेंट उसको मिल गया है। ऑल राइट, तो वो असाइनमेंट जब भी असाइन हो जाता है उस बच्चे को, जैसे ये आपने यहाँ पे अभी असाइन नहीं किया है, अगर आप इसको असाइन करेंगे तो ये बच्चे के पास चला जाएगा। तो ये बच्चे के स्क्रीन पे देखिए, अभी एक असाइनमेंट आएगा, ये बच्चे के स्क्रीन पे असाइनमेंट आ गया, ओके। एंड स्टूडेंट का काम सिर्फ इतना है कि असाइनमेंट में जाना है और जाके मुझे यहाँ पे अपने पैरामीटर को चेक करना है कि कितने पैरामीटर पे कितने मार्क्स मेरे टीचर को एक्सपेक्टेड है, और मैं अगर उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आंसर लिखूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद फाइनली उससे फाइल को क्या करना है, ऐड करना है। अगर उसने फाइल अपनी गूगल ड्राइव में सेव की है तो वो गूगल ड्राइव ऑप्शन यूज करेगा। अगर उसने डायरेक्टली आंसर लिखना है डॉक्स में तो वो डॉक्स में जाके भी लिख सकता है। तो वो सिंपल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेगा, ओके। डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करने के बाद उसको यहाँ पे वापस से क्लिक करना पड़ता है जहां पे ये गूगल डॉक्स लिखा है ना, तो फिर एक वर्ड की फाइल ओपन होती है, दैट इज गूगल डॉक की फाइल, और वो यहाँ पे अपना आंसर डायरेक्ट भी लिख सकता है। अगर उससे आप ऐसा नहीं मांगते हैं कि अपने पेजेस को स्कैन कर, तो डायरेक्ट आंसर लिख के डायरेक्ट टर्न इन कर सकता है, टर्न इन। तो वो जैसे ही टर्न इन करेगा तो इसका मतलब वो अपना असाइनमेंट अभी सबमिट करने के लिए रेडी है। तो बस अब उसका असाइनमेंट सबमिट हो गया, डन, इतना ही है और कुछ नहीं है। सो shall we move ahead now, Preeti ma'am? We have done with rubrics which Yes, was madam. remaining. Madam, Yes. here I think we have finished Google Classroom. Yes. Okay. Yesterday you were saying कि suppose if anyone has created the Google form for test and now he or she wants to add it into their quiz, so how they can add it? हाँ, वो एक बता दीजिए। ठीक है ना? Okay. So please you can note down the steps for this. सबसे पहले मुझे गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से सबसे पहले अपने ड्राइव में जाती हूँ। ये तो स्टेप्स आपकी क्लियर है बिकॉज कुणाल सर हैज ऑलरेडी डन दिस सेशन विथ यू। तो मैं फिर भी आपको एक बता देती हूँ कि सपोज अभी मेरे पास गूगल फॉर्म बना हुआ नहीं है, नहीं तो मैं बता देती थी। तो मैं यहाँ से न्यू पे जाती हूँ, मेरी स्क्रीन शेयर है, हेलो? Yes, ma'am. यस, मैं अपने ड्राइव पे गई, ड्राइव पे जाने के बाद मैंने न्यू पे क्लिक किया। न्यू पे क्लिक करने के बाद मैंने गूगल फॉर्म्स पे क्लिक किया। गूगल फॉर्म पे क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे बच्चों का टेस्ट लेना है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ test1, ओके। अब मैं बच्चों को बोलती हूँ कि आप अपना नाम लिखिए, ऑल राइट, फाइन, अपना सेक्शन लिखिए, ये भी आप सभी को पता है, ए बी, फिर भी मैं एक 5 मिनट का डेमो दे देती हूँ। उसके बाद अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ, ओके। लेट अस से मैं एक ही क्वेश्चन लिख रही हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोली, ऑल राइट। आई एम राइटिंग हियर इंडियन रेलवेज, माइक्रोसॉफ्ट, ओके, both A and B, none of the above। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने दे दिए। अब आप सेटिंग्स में जाते हैं और इसको क्विज करते हैं, लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, करेक्ट आंसर बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए तब तक जब तक मेरा पेपर नहीं हो जाता। देन रिस्पॉन्सेस में जाएंगे, ईमेल कलेक्ट करेंगे, लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स कर देंगे। देन प्रेजेंटेशन में जाके सिर्फ प्रोग्रेस बार पे क्लिक करेंगे, बाकी सब चीजें एज इट इज। इसके बाद वापस से अपने क्वेश्चन एरिया में हम आ गए। Just a minute. Release grades manually.
Commit to one response, show progress bar, done. यहाँ पे आंसर की आना चाहिए। रिफ्रेश कर लेती हूँ मैं पेज को। ये रिफ्रेश करने के बाद ये आंसर की आपको देखने को मिल रहा है। आपको उसको क्लिक करना है एंड करेक्ट आंसर को टिक करके यहाँ पे पॉइंट्स की वैल्यूज देनी है। ओके, जैसे ही आप ये कर देते हैं उसके बाद आपको डन पे क्लिक करना है। एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर कि ये फॉर्म मैंने यहाँ पे बना दिया। इस फॉर्म का नाम मैंने टेस्ट 1 रखा है, तो यहाँ पे भी टेस्ट 1 ही नाम आ रहा है। ओके, यही मैंने नाम इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, ये आपने गूगल ड्राइव में बना के रख दिया। ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज यू कैन डू वन थिंग। आप अपने ड्राइव में जा सकते हैं। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट। ऑल चेंजेस आर सेव्ड इन अ ड्राइव। अब आप इसको क्लोज कीजिए। ओके, ड्राइव को मैं रिफ्रेश कर रही हूँ एक बार। ओके, जैसे ही मैं ड्राइव को रिफ्रेश कर लेती हूँ यहाँ पे एक टेस्ट 1 दिखाई दे रहा है। टेस्ट 1 को आप राइट माउस क्लिक करेंगे, गेट लिंक पे क्लिक करेंगे। यहां से आप कर देंगे एनीवन विद द लिंक। आई थिंक नया फीचर ऐड हुआ है, तो ठीक है, यहाँ से नहीं करते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं। अभी नया फीचर एक ऐड हुआ है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आखिरी में। यहाँ से ही कर देते हैं हम सिंपल, हम सेंड कर देते हैं इसकी लिंक को। सेंड पे क्लिक कर लेते हैं और ये जो लिंक है ना, ये यहाँ पे इसको क्लिक कर लेंगे और शॉर्ट एंड URL कर लेंगे, तो ये छोटी सी लिंक आ जाएगी। इसको आपने कॉपी करना है और कॉपी करके आप अपने गूगल क्लासरूम में जाएंगे। अब ये आपको टेस्ट पब्लिश करनी है, तो आप क्रिएट में जाइए। आपको इसमें मत जाइएगा, आप सिंपल मटेरियल में जाइएगा। मटेरियल में जाने के बाद ये जो लिंक करके ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। मटेरियल में जाने के बाद ये जो लिंक आइकन आपको अभी दिखाई दे रहा है, इस पे आपको पेस्ट करना है और ऐड लिंक करना है। तो आप देखेंगे कि जो फॉर्म आपने 2 दिन पहले या 1 दिन पहले बनाया था, वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। दैट इज व्हाट टेस्ट 1 आप दे सकते हैं। एंड इसको आपको जिस किसी भी कैटेगरी में रखना है आप रख के एंड फाइनली आप इसको पोस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपने गूगल फॉर्म का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप क्विज असाइनमेंट ऑन द स्पॉट बनाएं। आपने अगर पहले से बनाया है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। यस, yes, can we move ahead now? We have done with this, Preeti ma'am. Yes, कोई madam. सवाल है Yes. तो आप पूछ सकते हैं। कोई सवाल है गूगल क्लासरूम के ऊपर तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा नया टॉपिक है। हेलो मैडम। जी सर। हाँ मैडम, अगर हम लोगों ने वो अपना एक गूगल क्लासरूम का ये बना लिया और उसके बाद जी सर। हम लोगों ने अगर लिंक किसी को सेंड कर दी, लेकिन फिर से हम लोगों को कुछ चेंजेस अगर करना है उसमें, तो सेम लिंक पर ही वो चलेगा ना? एक ही बार लिंक उनको भेजना पड़ता है ना? जब वो ज्वाइन हो जाएंगे तो जो कुछ भी चेंजेस हम करेंगे तो उनको तो दिख जाएगा ना वहां पर? हाँ जी सर, दिख जाएगा दिख जाएगा। जैसे मैंने नाम ही अगर चेंज करना उस ग्रुप का, तो नया हाँ नाम, तो वो भी नया, अगर जो कुछ भी मैंने नया नाम डाला वो भी वहां पर आ जाएगा ना? हाँ जी सर, सब आ जाता है आपको। ओके। आप यहाँ पे जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे ना, जैसे सपोज मैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 में गई और यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक किया, हाँ हाँ और मैं यहाँ से ये हटा देती हूँ। हाँ। ओके, और सेव बटन पे क्लिक कर दूंगी। ओके सेव बटन पे क्लिक कर दूंगी तो ये अब क्वेश्चन 1 के ही नाम से दिखेगा, ये किसी और से नहीं दिखेगा। ओके तो ओके चेंजेस आपके ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। ओके मैडम, ओके। हाँ जी।
कोई और सवाल? कोई और सवाल? मॅडम क्लासरूमच्या संदर्भातलं काल असाइनमेंट मी सबमिट केलेलं आहे, प्रीती मॅडमने दिलेलं. पण आज मला जर त्या असाइनमेंट मध्ये रुब्रिक ऍड करायचं असेल तर ते होईल का मॅडम? ती लिंक चालेल का, की मला दुसरी लिंक सबमिट करावं लागेल? नाही नाही नहीं सर, सेम सर, क्लासरूम मध्येच तुम्ही आता पुढच्या गोष्टी ऐड करायच्या. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक आहे मॅडम, चालेल. आपका जीमेल का जैसे आप लॉग इन करते हैं और क्लासरूम में जाते हैं ना, उसमें आपने हाँ जो हाँ कल हाँ. क्लासरूम बनाई वो दिखेगा आणि मग त्याला अभी आप तुम्ही अच्छा एडिट अच्छा. करू शकता पुढे. हाँ जी बरं बरं. सर, आपको क्या करना है ये देखिए, हम लोग नॉर्मली कहाँ पे रहते हैं, हम जीमेल पे रहते हैं ना हमेशा। हाँ 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 ये आपका जीमेल है, ठीक है। हाँ. आप अपने जीमेल में जैसे ही यहाँ पे आ जाएंगे ना, ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, तो आप 9 डॉट्स पे क्लिक कीजिएगा और उसके हाँ, अंदर ये क्लासरूम है, ठीक है। अब ठीक है. मैंने 2 क्लासरूम बनाई है, इसमें आपको 2 दिख रही है। आपकी जो बनी हुई रहेगी ना, उसको यहाँ पे ये जो नाम लिखा है ना आपके क्लासरूम का, वहां पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपनी क्लास में वापस से आ जाएंगे। अब आपको जो भी ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ठीक है. ठीक ओके, है। थैंक यू मॅडम. हाँ. हाँ जी सर, कोई और सवाल? एनी अदर क्वेश्चन? No, shall we move ahead? Yes. So now we are going to do the Google Sites. What are Google Sites? Let us see. Okay. Google ने आपको एक फ्री फैसिलिटी दी है जिसमें आप साइट्स बना सकते हैं। गूगल साइट आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, पॉपुलर रिंकू टूल है। हाँ जी मैम। हाँ, अभी इनको प्रैक्टिस के लिए ना उनकी बायोडेटा की साइट बनाते समय क्या क्या टैब्स अपन बना सकते हैं, उस जब आप डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो मुझे बायोडेटा से लिंक देना है कि मुझे नहीं इससे नहीं देना नहीं, है, अपन जब क्लासरूम साइट से? डिजाइन करेंगे ना, हाँ आप जी डेमोन्स्ट्रेशन जब देंगे तो जी। बायोडेटा के जैसे कंपोनेंट्स होते हैं ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वो वाले टैब्स से पढ़ाइएगा, क्योंकि मैं उनको होमवर्क वैसे देने वाली हूँ। अच्छा ठीक है मैम, श्योर। हम्म। Okay, so what is Google Sites? Tool for creating and publishing website. ओके, फ्री वेबसाइट आपको अगर बनानी है तो गूगल ने आपको ये सुविधा दी है ना। इसकी खास बात ये है कि ये कंपैटिबल है बाकी की गूगल सर्विसेज के साथ। अगर आपको कभी ड्राइव का मटेरियल आपको साइट में दिखाना है तो आप ड्राइव का मटेरियल दे सकते हैं। गूगल की इमेजेस आपको दिखानी है तो आप इमेजेस भी दे सकते हैं। ओके, इसके साथ आप बहुत सारी चीजें इसमें क्रिएट कर सकते हैं और फाइल्स को एडिट भी कर सकते हैं। आप अपना टेक्स्ट बॉक्स दे सकते हैं, आप अपनी लिंक्स दे सकते हैं। सपोज RTMNU का सिलेबस का लिंक मुझे मेरे टीचिंग मटेरियल के नीचे डालना है, सिलेबस के नीचे डालना है, तो मैं वो भी यूज कर सकती हूँ। तो सपोज आप अगर CV प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने CV का कुछ डेटा आपका ड्राइव में है, तो आप इजीली ड्राइव से वो चीज एक्सेस करके यहाँ पे आसानी से डाल सकते हैं। तो गूगल साइट एक अवेलेबल आपके लिए वेब एप्लीकेशन टूल है जिसके थ्रू आप वेबसाइट बना सकते हैं। काफी आसान है ओके टीचर्स के लिए। तो हम इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं अपने टीचिंग पर्पस के लिए भी, अपने पर्सनल प्रोफाइल या पोर्टफोलियोज बनाने के लिए भी, या अपने CV रेज्यूमे को तैयार करने के लिए भी। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को किसी जगह यहाँ रिसोर्स पर्सन जा रहे हैं और आपको PDF फाइल नहीं भेजना है, आप अपनी एक साइट बना दीजिए और उस साइट की लिंक सिर्फ उनके साथ शेयर कीजिए जो आपने पब्लिश की हुई है। वो लिंक पे जाके आपकी पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। तो गूगल साइट्स के बहुत सारे पर्पस हैं। आप इनको पर्सनल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे भी यूज कर सकते हैं। नाउ आज के सेशन में इस गूगल साइट्स में आप क्या क्या देखेंगे? पहला ये कि आप गूगल साइट्स कैसे क्रिएट करेंगे। दूसरा ये कि गूगल साइट्स में पेजेस कैसे बनते हैं, मतलब आप एक वेबसाइट का लुक देंगे उस साइट को। तो जैसे हम अमेजोन में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में जाते हैं और फिर हेडफोन खरीदते हैं, तो ये हमारे को एक चेन दी रहती है, तो ठीक उसी प्रकार से हम इसमें भी पेजेस बनाएंगे जिसमें हम नेविगेट करते जाएंगे और हम वो मेन्यू बार की तरह हमारे लिए काम करेगा, हम पेजेस बनाएंगे। तो
आप लिंक कैसे दे सकते हैं, आप बटन्स कैसे यूज कर सकते हैं, आप लोगों के साथ अपनी साइट कैसे शेयर कर सकते हैं, या किसी और के साथ आप अपनी साइट शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अपनी साइट्स को कैसे पब्लिश करेंगे, दैट इज हाउ टू पब्लिश योर साइट्स। नाउ व्हाई दिस प्लेटफॉर्म, व्हाई नॉट अदर? देखा जाए तो आपके पास बहुत सारे वेबसाइट्स के टूल्स हैं। आप विक्स पे भी जाके साइट बना सकते हैं, लेकिन गूगल साइट और विक्स में फर्क क्या है? वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इन नेचर है, ये थोड़ा इजी इन नेचर। So it is free for teachers and user. It is easier to learn and user friendly. It works in Google environment also. Google की ही देन है, तो Google के सारे ऑप्शंस इसमें आसानी से चल जाते हैं। और हम सभी अभी जीमेल वाले हैं, तो हम लोगों को भी ये काम करना बहुत जरूरी है। तो अब इसके लिए किस चीज की आवश्यकता है? सिर्फ टीचर के पास एक जीमेल आईडी होना काफी है, बाकी सब वी विल मैनेज। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपकी जानकारी के लिए टू अपडेट योरसेल्फ। आप 100 MB की एक साइट बना सकते हैं। आप 5 साइट्स एक हफ्ते में बना सकते हैं गूगल की तरफ से। आपके पेजेस आपको जितने डालने हैं उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड पेजेस यू कैन डू। अब मैक्सिमम अटैचमेंट साइज किसी फाइल की अगर आप वहां पे ऐड करना चाहते हैं तो इट कैन बी ऑफ 20 MB। तो दीज आर दी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच वी शुड नो। तो नाउ हाउ टू क्रिएट अ गूगल साइट्स? तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप सिंपल लिखिए sites.google.com, जो कि यहाँ पे लिखा है sites.google.com। ओके, अभी मैं ये यहाँ पे ही बता देती हूँ डायरेक्टली। ये मैंने अगर लिखा sites.google.com तो मेरा जीमेल का आईडी ऑलरेडी ओपन है। ओके, लेकिन अगर आपका जीमेल का आईडी ओपन नहीं है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने जीमेल के आईडी और पासवर्ड के साथ। तो अगर हम स्टेप वाइज देखें, ऑलराइट, अगर हम स्टेप वाइज देखें इसको ध्यान से, तो सबसे पहली स्टेप है कि हमें लिखना है sites.google.com। ओके, फिर हमको जीमेल का आईडी एंड पासवर्ड हमें क्या करना पड़ता है? एंटर करना पड़ता है। तो जीमेल का आईडी एंड पासवर्ड हमें एंटर करना पड़ेगा। जैसे ही हम जीमेल का आईडी एंड पासवर्ड एंटर कर लेंगे, हम इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। क्या आप सभी के सामने ये स्क्रीन अवेलेबल है? इज इट ओके? यस मैम। यस और नो? यस। अब मैं आपको एक साइट का डेमो दिखाती हूँ कि कैसे है। ये मैंने साइट कल ही बनाई है, ओके, सैंपल के लिए। ये मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या किया है और ये क्या है, तो आप लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा। ओके, आप देख रहे हैं कि ये मैंने एक माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल के नाम की साइट बनाई है। इस साइट का नाम है MEF। ओके, देन उसके बाद यहाँ पे मैंने सिलेबस हेडिंग डाला है और ये सिलेबस के यूनिट्स के कंटेंट्स दिए हैं। 2 यूनिट्स के बाद मैंने यहाँ पे डिवाइडर रखा हुआ है, एक लाइन आप देख पा रहे हैं। ऑलराइट, ये 3-4 यूनिट। इसके बाद मैंने एक YouTube का वीडियो यहाँ पे डाला हुआ है। ओके फाइन। जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगी, जब ऑडियंस इसको देखेगी या जब रीडर इसको देखेगा, तो उसको ये देखने में मिलेगा। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। फोन, ये फोन पे इस तरीके से दिखेगा। ये है टैबलेट, ये टैबलेट में इसकी साइज थोड़ी ऐसी हो जाएगी। और ये है लार्ज स्क्रीन, जो कि डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉरी डेस्कटॉप पीसी एंड लैपटॉप्स के लिए है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में आप 2 मेन्यूज देख रहे हैं, एक है होम टैब और एक है यूनिट 4 का। तो जैसे ही मैं यूनिट 4 पे क्लिक करती हूँ तो उसके अंदर ये एक एरो है, इसको क्लिक करूंगी तो हाइलाइट्स दिखाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर परफेक्ट कंपटीशन को क्लिक करती हूँ तो ये परफेक्ट कंपटीशन का मीनिंग बताता है, परफेक्ट कंपटीशन का फीचर्स बताता है, और ये यहाँ पे एक डायग्राम बताता है। तो ये एक बेसिक लुक के साथ हम आज की अपनी साइट को यूज करेंगे या हम अपनी साइट को देखेंगे। तो आई होप अब हम जो सेशन करने जा रहे हैं इट इज प्योरली प्रैक्टिकल इन नेचर एंड बहुत आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए। हमें सिर्फ स्टेप्स को ध्यान में रखना है और हमारे आइडियाज क्रिएटिव एंड इनोवेटिव है तो हम उसको अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरी खुद की कस्टम बनाई हुई साइट, दैट इज मैंने ब्लैंक से शुरू किया।
लेकिन अगर आप में से कोई ऐसा पर्सन है जो बेसिकली एक इवेंट्स को लेके, आपके कॉलेज में कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस की साइट बनाना चाहते हैं, या वर्कशॉप है, वर्कशॉप की साइट बनाना चाहते हैं, तो आप ये टेम्पलेट्स को यूज कर सकते हैं। मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगी टेक्निकली, आपको सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है। ओके, मतलब इसको एक बार लेफ्ट क्लिक करना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप लेफ्ट क्लिक कर लेंगे, आपका ये बना बनाया रेडीमेड टेम्पलेट आपके सामने आ जाएगा। मतलब ये डिजाइन आपके सामने तैयार किया हुआ आ जाएगा। इसमें सारे टैब्स आपको देखने को मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। ओके, बस आपको करना क्या है, सिंपल, यहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं। ऑल राइट, तो ये बना बनाया टेम्पलेट तैयार किए हुए भी आपको मिलते हैं, तो आप इस तरीके की भी वेबसाइट बना सकते हैं, आपके ऊपर ऑप्शन अवेलेबल है। अब हम आज जो टॉपिक डील कर रहे हैं उसमें हम बनी बनाए टेम्पलेट्स नहीं लेंगे, हम अपना खुद का डिजाइन करेंगे, दैट इज नोन एज ब्लैंक टेम्पलेट। तो शैल आई स्टार्ट नाउ विथ स्टेप नंबर 1? यस, आर यू पार्टिसिपेंट रेडी? शुरू करने से पहले आपको 5 मिनट का ब्रेक वगैरह चाहिए क्या? मतलब फिर कंटिन्यूएशन में मॅडम ले सकेंगे. 5 मिनिटाचा ब्रेक वगैरे हवा आहे का? बोला ना रे. नाही नाही मॅडम, नाही. कंटिन्यू कंटिन्यू करा. करायचं. हो हो. बाकीचे झोपले का? आहे मॅडम आहे. आहे ना? हा, कारण आहे की मॅडम, आहे. बरं, जर आता ब्रेक हवा असेल तर आता 5-10 मिनिटाचा ब्रेक घेऊ, म्हणजे नंतर ब्रेक नंतर मॅडम कंटिन्यू करतील. की आता सांगायचं कंटिन्यू करायला? कंटिन्यू सांगा मॅडम, कंटिन्यू. बरं, मग थोड्या अर्ध्या तासाने ब्रेक दिला तर चालेल? यस मैडम, यस मैडम. बरं, ठीक है. ठीक है, रिंकी मैडम चलिए। कंटिन्यू करिए. लेकिन ओके। रुकिए, मैं ना ये रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप करती हूँ, मतलब वेबसाइट डिजाइनिंग का अलग से एक रिकॉर्डिंग पूरा बन जाएगा. ओके, ऑल राइट। यस.